नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाले तमाम एग्जामों की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का पार्ट 1। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आप थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने का समय नहीं मिला। ठीक है, वैसे मैं थंबनेल में एडिटिंग कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे जो SPT 8 का जो प्रथम वीडियो था उसका अगर उसको नहीं देखा है तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ लिंक है, वहाँ से आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ CNT का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप CNT 8 को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने CNT 8 को देखा हुआ है तो आपको SPT समझने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था पृष्ठभूमि, परिभाषा और अध्याय, और आज क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, और ये SPT और CNT 8 है ना, वो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना, आप लिख कर रख लो, 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और JPSC में तो क्या बताऊँ, JPSC में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CNT और SPT से। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं इतना तो आशा कर सकता हूँ कि 8+ क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। ठीक है, क्योंकि मैं आराम से और आसान शब्दों में पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ मिलके JPSC की तैयारी करना तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में मैंने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरत हो। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, JPSC में वक्त की बहुत कीमत है। अगर आप अभी नोट्स बनाइएगा ना 2-4 महीने लग जाएंगे आपको नोट्स बनाने में। अब ठीक है, और CNT और SPT 8 का नोट्स बनाने में तो 10 दिन तो ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ूं क्या लिखूं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, कल हम लोगों ने पृष्ठभूमि को देख लिया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये चलिए मैं संक्षिप्त में इसका भी वर्णन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपको। तो SPT एक्ट आया था कब, 1949 ईस्वी में। क्या उद्देश्य था, संथालों की भूमि का संरक्षण करना। इसका अभिलेख किसने तैयार किया था, अभिलेख किसने तैयार किया था, देखिए JF गणचर ने तैयार किया था। ठीक है, कौन है, JF गणचर। ठीक है, गणचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या था, जो इसके जो इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1937 में। अब याद रखिएगा, इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1937 में। ठीक है, चलिए, और ये किन किन जिलों में लागू है, तो ये संथाल परगना के 6 जिलों में लागू है। इनमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, 2 अनुसूची हैं। और इनके कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। और इनमें कितनी धाराएँ हैं, तो 72 धाराएँ हैं। ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ था, आगे क्या था, तो संशोधन कितने कितने बार हुआ। ठीक है, तो संशोधन, पहला संशोधन 1950 में ही हो गया था, 5, 11, 21, 25, 32, 44 और 50 धारा में। और जो लेटेस्ट संशोधन है वो 2016 में हुआ है, धारा 13 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये देखिए अध्याय है, अध्याय आप देख लेंगे, जो कलर किया हुआ है उसको आप देख लेंगे एक बार, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 में क्या है भाई, हाँ, 2 में क्या है, 2 में क्या है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत से संबंधित जो अधिकार है उसका वर्णन है। 3 में क्या है, रैयत है। 4 में क्या है, बंजर भूमि और खाली जोतों का बंदोबस्त है। 5वां में क्या है, लगान से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। और 6 में क्या है, भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का से जो संबंधित है वो प्रावधान दिए हुए हैं। 7वां में क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है। 8वां में क्या है, परिसीमा है। और 9वां में क्या है, विविध प्रावधान है। तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या था, आगे क्या था कि संथाल परगना में 2 गाँव होते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 गाँव कौन कौन होते हैं, एक तो खास गाँव होते हैं, नॉन खास गाँव होते हैं। खास गाँव की क्या पहचान है, उसमें प्रधान और मूल रैयत नहीं होते। और नॉन खास में क्या होता है, प्रधान भी होते हैं, मूल रैयत भी होते हैं। उनका चुनाव होता है और किनके किनके आदेश से होता है, तो आयोग के आदेश से होता है। और खास गाँव में जैसे प्रधान और मूल रैयत की नियुक्ति कौन कर सकता है, उपायुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए इतना देख लिए। और अगर प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो 3 महीने के अंदर नया प्रधान हमें चुनाव करके वहाँ पे बैठाना पड़ेगा, प्रधान के पद पर। ठीक है, और जो कृषि भूमि है वो कब से स्टार्ट होती है, बैसाख से स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे बांग्ला परंपरा का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग कल पढ़ चुके थे। चलिए थोड़ा रिवीजन भी हो गया आपको। चलिए देखिए, मेन में धारा को देखेंगे। ठीक है, धारा 4, चलिए धारा 4 क्या कहता है। ठीक है, धारा 4 में क्या है, धारा 4 में परिभाषाएं दी हुई। किसकी परिभाषा, तो आदिवासी, भूमि वर्ष, भूगत वन, जोत, खास खास गाँव, जमींदार, यही सब की भाषाएँ दी हुई है, मतलब परिभाषा दी हुई है। ठीक है, चलिए जो 5वां क्या है, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां धारा में क्या है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। 5वां धारा में दिया हुआ है, जैसे नॉन खास जो हमारा गांव है उसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति 2/3 जब ग्राम के जो लोग हैं, गांव की जनता अगर सहमति देगी तभी आयुक्त उसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। ठीक है, कितने, तो 2/3। ठीक है, 2/3 ग्राम की जनता अगर सहमति देंगी तभी ग्राम के प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए धारा 6 क्या बोलता है। धारा 6 में क्या है कि अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर ग्राम प्रधान मर जाता है तो 3 महीने के अंदर फिर से नए ग्राम जो प्रधान होगा उसका चुनाव होगा। ठीक है, और उनको ग्राम प्रधान के पद पर बैठाया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। और चलिए 9th के नंबर क्या है। ठीक है, 7, 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं डायरेक्ट 9th को लिया हूँ। ठीक है, 9 क्या बोलता है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ठीक है, अब याद रखिएगा, शायद ये 2016 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, और देख लेता हूँ मैं कब पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2016 में ही पूछा गया है कि ग्राम प्रधान को
किसी प्रकार का पदांतरण करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ग्राम प्रधान है अपनी जगह पर किसी और को बैठा नहीं सकता। ठीक है, कि अरे भाई चलो आप, मेरी तबीयत ख़राब है, आज तुम मेरे बदले तुम फैसला सुना दो, तो इस टाइप का नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी जगह पे किसी को भी वो नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए 9 नंबर पद, मतलब 9 नंबर यही है। ठीक है, चलिए अब क्या है 10 नंबर, मतलब 11 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं था, चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में क्या है, तो ग्राम प्रधान के द्वारा वसूला गया जुर्माना, जैसे ग्राम प्रधान जैसे कोई जुर्माना किया गया, कोई दंड दिया किसी चीज़ को, तो अगर उसका जुर्माना वसूलेगा ना तो कहाँ जमा होगा, तो वो प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। कहाँ, तो प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। जो जुर्माना वसूला जाएगा उसको कहाँ, तो प्रधान की पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं। ठीक है, 12 क्या है, 12 में क्या है, रैयत का वर्ग। ठीक है, रैयत को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के रैयत होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के रैयत, जैसे हमारे सिंटेक्ट में 3 प्रकार के रैयत थे ना, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुद खरीदार रैयत, उसी प्रकार स्पीटी में भी 3 रैयत है। तो उस रैयत का क्या नाम है, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत। ठीक है, और एक क्या हुआ, नई रैयत। ठीक है, तो हम तीनों को समझेंगे। निवासी जमाबंदी रैयत किसको कहते हैं, तो जो गांव में रहता है, ठीक है ना, जो उस गांव में रहता है और वहीं उसका आवास हो, उसको हम निवासी जमाबंद रैयत कहते हैं। ठीक है, भाई गैर निवासी किसको कहेंगे, तो वो रैयत जो गांव में रहता ही नहीं है, गांव में उसका ज़मीन है मगर वो रहता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, तो गैर निवासी जमाबंदी रैयत। ठीक है, अब देखिए नया रैयत किसको कहेंगे, नया रैयत किसको कहेंगे, तो वो रैयत जिनका नाम नए रैयत के रूप में अभिलेखित हो, मतलब वो नया नया अभी गांव में आया हो और ज़मीन उमीन करता हो। ठीक है, तो उनको हम नया रैयत कहेंगे। ठीक है, नए रैयत के नाम से मतलब उनका अभिलेखित किया गया हो रजिस्टर में। ठीक है, जो दस्तावेज है वो नए रैयत के नाम, मतलब नया रैयत का जो दस्तावेज है अगर उनमें उनका नाम उल्लिखित है तो वो नए रैयत है। ठीक है, चलिए अब हम 13 देखेंगे। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये है ना, ये जो सीक्वेंस में ये सभी याद हैं आपको। ठीक है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो 13 देखते हैं। ठीक है, 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है रैयत के भूमि उपभोग संबंधित अधिकार। ठीक है, 13 में क्या है, 13 में है कि रैयत के भूमि उपभोग संबंधित अधिकार, की रैयत अपनी भूमि में क्या क्या उपभोग कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसका अधिकार है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि 14 में क्या कहता है। ठीक ना, जो 14 में क्या कहता है भाई, तो 14 क्या है, रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या है 14 में, 14 में है कि रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा बिना उपायुक्त के आदेश के द्वारा। ठीक है, अगर जब तक उपायुक्त आदेश नहीं दिया जाता तब तक रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जमींदार भी बेदखल नहीं कर सकता है अगर बिना उपायुक्त के आदेश के बिना। ठीक है, चलिए तो 13 क्या था, रैयत के मूल भूमि उपभोग संबंधित अधिकार। मूल भूमि उपभोग संबंधित अधिकार आप समझ रहे हैं क्या है, तो जैसे कि अपनी भूमि में जोड़ने कोड़ने का हो गया, जोड़ने कोड़ने का, या फिर भूमि में खेती करने का जो अधिकार है वो मूल रैयत के उपभोगी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझिए। ये 14वां में क्या है कि रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा बिना किसकी अनुमति से, बिना उपायुक्त की अनुमति या आदेश से। ठीक है, अगर अनुमति और आदेश नहीं दे रहा है तो जमींदार भी उसको बेदखल नहीं कर पाएगा। ठीक है, 15वां क्या बोलता है कि जो रैयत है वो अपनी भूमि पर ईंट या खपड़े का निर्माण कर सकता है। ठीक है, 15 में क्या बोलता है कि रैयत अपनी भूमि पर किसका, तो ईंट खपड़े का निर्माण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 16 में क्या है कि भूमि अपनी रैयत पे बांध निर्माण, मत्स्य पालन का भी अधिकार रख सकता है। ठीक है, वो अपनी जो भूमि है उसमें बांध निर्माण भी कर सकता है, मत्स्य पालन भी कर सकता है। ठीक है, जैसे बांध निर्माण कर दिया, आहर बना दिया, तालाब बना दिया, कुआं निर्माण कर दिया, वो अपने जो ज़मीन है उस पर ये सब कर सकता है। ठीक है, ये सब करने का अधिकार है उसको, और उसका उल्लेख कितने में है, तो धारा 16 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि धारा 15 में। ठीक है, नहीं ऐसे पूछे जाएंगे ना कि ईंट खपड़े का निर्माण करने का अधिकार धारा किस में है, मतलब एसपीटी की धारा में वर्णित है, तो किस धारा में वर्णित है, तो आपको याद होगा तो आप 15 धारा मारेंगे। ठीक है, 15 धारा 15 में उल्लेखित है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बांध निर्माण या फिर मछली पालन का अधिकार एसपीटी एक्ट की धारा किस में है, तो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से मारेंगे धारा 16 में है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है 16 क्या है, बांध निर्माण कर सकता है, आहर निर्माण कर सकता है, तालाब निर्माण कर सकता है, कुआं निर्माण कर सकता है अपनी ज़मीन पे, या फिर मत्स्य पालन भी कर सकता है अपनी ज़मीन पे। कौन, तो धारा 16 की। ठीक है, अब देखिए धारा 17 क्या कहता है, धारा 17 के अनुसार वो अपनी ज़मीन पर वृक्ष लगा सकता है और फल फ्रूट का भी उपभोग कर सकता है। ठीक है, रैयत अपनी ज़मीन पर वृक्ष लगा सकता है, उसके उससे मिलने वाले उत्पाद का वहन भी कर सकता है। लेकिन अगर वो महुआ का वृक्ष लगाया है, अगर वो काटना चाहता है वो महुआ के वृक्ष, तो वो बिना एसडीओ के परमिशन से महुआ के वृक्ष को नहीं काट सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसको धारा 17 तो उसे ज़मीन पे अपना वृक्ष लगाने का अधिकार दे दिया, लेकिन अगर वो महुआ का वृक्ष लगाता है तो महुआ के वृक्ष लगा के अगर उसको काटना चाहता है वो, तो बिना एसडीओ के परमिशन से वो महुआ की ज़मीन को नहीं काट सकता। ठीक है, आप समझ गए। चलिए 18 क्या है, धारा 18 एसपीटी एक्ट की जो धारा 18 है वो रैयत को ये अधिकार देती है कि वो अपनी ज़मीन पे भवन निर्माण कर सकता है। ठीक है,
क्या अधिकार देती है कि वो अपनी ज़मीन पर भवन निर्माण कर सकता है अपने रहने के लिए, ठीक है, या फिर अपने मौसी के रहने के लिए। चलिए, धारा 19 क्या है? जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, ठीक है। तो धारा 19 किससे रिलेटेड है? तो जोत का विभाजन होगा और लगान का वितरण कि किस ज़मीन पे कितना कितना लगान होगा, ठीक है। चलिए, और धारा 20 क्या है? धारा 20 है कि अनुमंडल के भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा, ठीक है, क्या है कि आप 1 वर्ष के लिए किसी को भी पट्टा दे सकते हैं, ठीक है, लिखित या मौखिक तरीके से। और किसके परमिशन से? तो उपायुक्त की परमिशन से। किसके परमिशन? उपायुक्त के परमिशन से। और किसके अंदर, मतलब किसके भीतर? तो अनुमंडल के भीतर ही दे सकते हैं आप, अनुमंडल के बाहर नहीं। जैसे जिला में चाहिएगा किसी को मैं पट्टा दे दूँ 1 वर्ष के लिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बोलेगा कि आप मेरे ज़मीन पर 1 साल के लिए काम कर लो, अगर वो दूसरे जिले का है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आप उसको नहीं दे सकते, ठीक है। और वो देने के लिए आपको किसका? तो उपायुक्त का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। ये इतना समझ गया। चलिए, अब 21 को देखिए। 21 क्या बोलता है कि आदिवासी को ही ज़मीन विक्रय दान बंधक पट्टा दे सकता है। अगर एक आदिवासी है तो आदिवासी को ही वो ज़मीन बेच पाएगा, या फिर उसको दान दे पाएगा, फिर या फिर उसके पास भुगतबंध रख पाएगा, या फिर उसको पट्टा दे पाएगा, ठीक है। एक आदिवासी गैर आदिवासी को ना ही ज़मीन बेच सकता है, ना ही उसको दान दे सकता है, ना ही उसको बंधक रह सकता है, ना ही पट्टा दे सकता है। तो ये किस में वर्णित है? तो धारा 21 में वर्णित है, और ये पूछा गया है JPSC में, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ठीक है। और धारा 22 नहीं, अब क्या है? अब धारा 21 में भी देखिए, ठीक है, क्या है कि गैर आदिवासी रैयत को धान का भुगतबंध या पूर्ण भुगतबंध रखने का अधिकार उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया अनाज का गोला होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, शायद कुछ मेरे को लगता है कुछ छूट गया है मेरे से, ठीक है। ठीक, बस मेरे ख्याल से इसमें कि ये कहना चाह रहा है कि गैर आदिवासी रैयत को धान का भुगतबंध या पूर्ण भुगतबंध रखने का अधिकार उपायुक्त के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और यही है, शायद लिखने में कुछ गलती हो गया होगा, ठीक है, मैं इसको सुधार कर दूंगा टाइप फिर से लिख के, ठीक है। और देखिए, मैक्सिमम आप 6 साल तक भुगतबंध रख सकते हैं, 6 साल तक, मतलब गिरवी। भुगतबंध मतलब समझते हैं ना, गिरवी। अगर मैं आपका, ये मेरा ज़मीन है, अब मेरे को पैसे की आवश्यकता है, तो मैं बोल दिया यार मेरा ज़मीन रख लो, मेरे को इतना पैसा दे दो, जब मैं अपना पैसा दूंगा आपको तब मेरे को ज़मीन वापस कर देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भुगतबंध। तो कितना रख सकते हैं? तो मैक्सिमम 6 साल के लिए। तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम 6 साल। और वहाँ कितना था? तो 7 साल था CNT एक्ट में, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक ना। चलिए, अब क्या बोल रहा है? नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? तो भुगतबंध समाप्त होने पर ज़मीन ना छोड़े तो, जैसे कि आपका 6 साल का है, 6 साल तक हम भुगतबंध रख चुके हैं, ठीक है। आपको पैसा भी दे दिया, ठीक है, आपको पैसा भी दे दिया हम। अब हम बोले कि भाई मेरा ज़मीन छोड़ दो, 6 साल तो हो ही गया, मैं आपको पैसा भी दे दिया हूँ। अगर वो ज़मीन नहीं छोड़ता है, जैसे जो ज़मींदार नहीं छोड़ता है ज़मीन को, तो उसे 3 साल का कारावास और 500 का दंड, या फिर दोनों। 3 साल का कारावास भी हो सकता है उसे, और 500 रुपये दंड के रूप में वसूल भी किया जा सकता है, ठीक है। इतना आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 2022, मतलब 2022 बोल रहा हूँ, 22वां, ठीक है। तो क्या है ना, धारा 22वां, ठीक है। धारा 22वां से जो कुछ क्वेश्चन है जो 2016 में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो वो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। हम धारा 22 को अच्छे से पढ़ते हैं। धारा 22 क्या बोलता है कि कोई रैयत अस्थायी रूप से अपनी कृषि क्षेत्र किसी रैयत ट्रस्ट को दे सकता है, ठीक है। जैसे कोई अस्थायी रैयत है, अस्थायी रैयत मतलब वहाँ से रहने वाला रैयत नहीं है, उसका ज़मीन तो है गाँव में, मगर वो उस गाँव में रहता नहीं है। अगर वो अस्थायी रैयत है तो अपनी रैयत को कहाँ दे सकता है? तो ट्रस्ट को दे सकता है वो, या फिर किसी दूसरे रैयत को दे सकता है कि आप मेरे को रैयत रखो आप, और मेरी ज़मीन को रखो, आराम से खेती बाड़ी करो, और मुझे आराम से इतना पैसा जब मैं आऊँगा मुझे दे देना, ठीक है। तो अस्थायी रैयत का प्रतिबंध वो अनुबंध किया गया है इसमें, किसमें? तो धारा 22 में। अब कब आप किसी ट्रस्ट और रैयत को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है, आप अस्थायी तो रहते हैं, और उसमें भी कंडीशन है कि आप कब किसी रैयत या किसी ट्रस्ट को अपना ज़मीन दे सकते हैं। तो उसमें क्या है कंडीशन देखते हैं, और कंडीशन से ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, याद रखिए। कंडीशन क्या है कि रैयत गांव में अनुपस्थित हो, जैसे गांव में वो रहता ही नहीं हो रैयत, तो तब वो अपना जो ज़मीन है वो किसी रैयत या फिर किसी ट्रस्ट को दे सकता है, ठीक है। अपना ज़मीन किसी दूसरे रैयत या फिर ट्रस्ट को दे के जा सकता है, ठीक है। या फिर वो बीमार हो, या फिर खेती करने में असक्षम हो, जैसे बूढ़ा हो गया हो, ठीक है, और खेती नहीं कर पा रहा हो, चाहे बीमार हो गया हो, खेती नहीं कर पा रहा, तो उस स्थिति में वो अपना जो ज़मीन हो वो किसी दूसरे रैयत को या फिर ट्रस्ट को दे सकता है कि आप मेरी ज़मीन को रखो, खेती बाड़ी करो, कुछ मुझे उसका हिस्सा दे देना, ठीक है, मेरी भी आजीविका चलती रहे, आपका भी कमाई हो जाए, ठीक है। अब देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर उसके पास हल बैल नहीं हो, अगर हल बैल रहेगा ही नहीं तो खेती किससे करेगा, ठीक है। तो अगर उसके पास हल बैल नहीं है तो उस स्थिति में भी, थोड़ा जूम कर देता हूँ ना, उस स्थिति में भी वो अपना जो ज़मीन है वो किसी रैयत को या फिर ट्रस्ट को दे सकता है, ठीक है। थर्ड, अब फोर्थ नंबर कंडीशन है कि जैसे जो फोर्थ नंबर कंडीशन ये है कि जैसे कि मैं रैयत हूँ, तो मैं रैयत हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैं नाबालिग हूँ, या फिर मैं विधवा हूँ, तो उस स्थिति में भी मैं अपने ज़मीन को किसी दूसरे रैयत या फिर ट्रस्ट को दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब 4 कंडीशन है, और यही 4 कंडीशन पूछा हुआ था 2016 में, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। शायद फिर से पूछ दिया जाए, कोई गारंटी थोड़े है। चलिए, बोरिंग लग रहा है क्या? मैं समझता हूँ बोरिंग लगता है यार, मगर क्या है ना, ऑफिसर आपको बनना है तो कष्ट आपको ही सहना पड़ेगा, बोरिंग रहते हुए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
कि कोई इंपॉर्टेंट है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं भाई, बस यही कुछ धाराएँ पढ़ लीजिएगा ना तो 5 नंबर को आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब ऑफिसर आपको बनना है तो गुस्ताखी को सहना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आसान शब्दों में पढ़ रहे हैं, कुछ ही समय की बात है, ये 5 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद MCQ लगा लेंगे, फिर पूरा कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर 2-4 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से टिक कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे में धारा 23 क्या कहता है, धारा 23 में है भूमि का बदलन या विनियम, मतलब हम भूमि को बदल सकते हैं किसी दूसरे रैयत से, किसकी परमिशन से, तो हम उपायुक्त की परमिशन से। अगर हम चाहें तो ये मेरा ज़मीन है और ये दूसरे का ज़मीन है, मेरा घर यहाँ है, जैसे कि ये मेरा घर है यहाँ, ठीक है, मेरा ये घर यहाँ है, मेरा ये घर है, और मेरा ज़मीन कहाँ है, मेरा ज़मीन यहाँ है, और ये छोटुआ का घर है और इसका ज़मीन कहाँ है, यहाँ ज़मीन है। तो ये क्या चाहे, हम लोग क्या चाहेंगे कि ये वाला ज़मीन, तो जैसे ये वाला ज़मीन मेरा है तो ये ज़मीन छोटू ले लेगा, और ये उसका ज़मीन है तो ये मैं ले लूँगा, तो विनिमय हो गया, तो हम लोग को भी सहूलियत हो गई, ये मेरे घर के पास हो गया ज़मीन, ये उसके घर के पास ज़मीन हो गया, तो जैसे बदलायन हो गया या फिर विनिमयकरण हो गया, तो उसके लिए आपको उपायुक्त से परमिशन लेके आप बदलायन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब वो बदलायन भी कब होगा, वो जिले के अंदर होगा, वो दूसरा जिला वो आके बदलायन नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, कि मेरा इस ज़िले में ज़मीन है, आप उस ज़िले में जाओ आराम से, मतलब इस ज़िले का ज़मीन उस ज़िले में कभी ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ज़िले के अंदर ही आप बदलायन कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती, ठीक है, क्या है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती और पट्टे द्वारा होगा, ठीक है। जो बंजर भूमि है उसकी बंदोबस्ती किसके द्वारा होगा, पट्टे के द्वारा होगा। अगर आप बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती होगी, ठीक है, अगर 5 साल तक उसमें अगर खेती नहीं करते हो तो वो पट्टा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, वो पट्टा रद्द कर दिया जाएगा और वो ज़मीन किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये धारा 33 कहता है, ठीक है, JPSC में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती होने के बावजूद अगर किसी ज़मीन पे 5 साल तक खेती नहीं की जाती है तो उस समय पट्टा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया JPSC में, ठीक है, और ये धारा है 33, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला हो गया, ठीक है। धारा 32 देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अगर क्या है ना कि अगर पट्टा, ठीक है, अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप 1 साल के लिए अपील कर सकते हैं, 1 साल के अंदर उपायुक्त के पास जाके आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस यही है। अब चाहिए 36 क्या बोलता है, सार्वजनिक प्रयोग वाली भूमि की बंदोबस्ती नहीं होगी, ठीक है। बंदोबस्ती क्या होती है, बंजर भूमि की होती है, ठीक है, टाण बस्ती की होती है, कि आ जाइए आप बंदोबस्ती आपको कर दिया, आप उस ज़मीन पे खेती करिए और कुछ सरकार को दीजिए, कुछ अपने भी कमाइए, ठीक है, बंदोबस्ती लगाना होगा दीजिए सरकार को, ठीक है। तो क्या है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में शमशान हो गया, रोड हो गया, जाहिर थान हो गया, ठीक है, उससे उस स्थिति में मतलब वैसे स्थान को बंदोबस्ती के अंडर नहीं लाया जाएगा, ठीक है, उसकी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी। जो सार्वजनिक, जैसे सार्वजनिक यूज़ होता है ना, वैसे जितने भी स्थान होगा उनको बंदोबस्ती के अंडर नहीं लाया जाएगा, मतलब उसकी बंदोबस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं 37 क्या भाई, मौसी चराने का अधिकार। अब देखिए मौसी चराने का अधिकार 37 में बोलता है, तो क्या है ना कि जैसे ये ज़मीन, ये गांव है, तो गांव के 5% हिस्सा को मौसी चराने के लिए चारागाह छोड़ा जाता है, ठीक है। अगर चारागाह छोड़ने का अगर अगर 5% से कम है ना तो उपायुक्त 5% पूरा पुराने के लिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र को चारागाह घोषित कर सकता है, ठीक है। अब इन्हें याद रखेंगे, कितना न्यूनतम 5% चाहिए किसी भी गांव का, मतलब जितना भी रकबा हो गांव का, पूरा क्षेत्रफल हो गांव का रकबा, उसका 5% क्या हो, चारागाह होना चाहिए, ठीक है। और ये चारागाह को चिन्हित कौन करेगा, तो चारागाह को चिन्हित करने का कार्यक्रम कौन करेगा, उपायुक्त करेगा, और उस चारागाह पर कोई भी उस गाँव का आदमी जाके अपनी मवेशी को चरा सकता है। तो क्या है 37 में, तो मवेशी चराने का अधिकार, आपको समझ में आ गया। चलिए 39 क्या है, 39 क्या है कि तालाब निर्माण का अधिकार, ठीक है। तो तालाब निर्माण का अधिकार है कि आप तालाब निर्माण कर सकते हैं, क्या अपनी ज़मीन पे आप किसके परमिशन से, तो आप ज़मींदार के परमिशन से, ठीक है, आप क्या हो सकता है, तो आप ज़मींदार के परमिशन से तालाब निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 40 क्या है, 40 क्या है कि अगर आप तालाब निर्माण कर दिए गए, आप मछली भी मार सकते हैं। तालाब निर्माण किए आपने, मछली उसमें मछली का बीज डाला, मछली उत्पन्न होगा तो आप मछली भी मार सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई उपायुक्त की जो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है ना, नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं, अगर जो भूस्वामी है या फिर ज़मींदार है अगर नॉर्मल दे दिया तो आप आराम से परमिशन दे दिया गया तो आप तालाब निर्माण करके मछली उछली मार सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या हुआ, 41 देखते हैं, 41 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 41 देखिए, 41 क्या बोलता है, 41 बोलता है कि पहाड़िया भूमि गैर पहाड़ियों को आवंटित नहीं की जाएगी। भाई ये कन्फर्म है, एक पहाड़िया अगर चाहेगा कि हम दूसरे गैर पहाड़ियों को ज़मीन बेच दे तो ये ज़मीन बेचना नहीं होगा, ठीक है, वो आवंटित कर ही नहीं सकता, ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। और जो पहाड़िया गांव का जो निर्धारण होगा, जैसे गांव का जो निर्धारण करेगा कि ये पहाड़िया गांव का है और ये गैर पहाड़िया गांव है, उसका निर्धारण कौन करेगा, इसमें उपायुक्त नहीं है, गांव का निर्धारण आयुक्त करता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुक्त का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। आप याद करिएगा कि पहाड़िया भूमि गैर पहाड़ियों को आवंटित नहीं की जाएगी, और जो पहाड़िया गांव का होगा, पहाड़िया गांव को चिन्हित कौन करेगा, तो आयुक्त करेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए
अब 43 देखिए, 43 क्या कहता है कि वस्तु के रूप में लगान नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं ना, जैसे आपका लगान है 3,000 रुपये, तो आप कहेंगे अरे भाई 3,000 रुपये का ले रहे हो, मेरे से 2 क्विंटल धान ही ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। ठीक है, आप वस्तु के रूप में लगान का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लगान के भुगतान के लिए आपको मनी ऑर्डर से ही भुगतान करना पड़ेगा। वो भी भुगतान कब करना पड़ेगा? 4 किस्तों में। ठीक है, एक साल में आप 4 बार भुगतान कर सकते हैं, हर एक 3 माही पर। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, कि वस्तु के रूप में लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब भी भुगतान किया जाएगा मनी ऑर्डर से किया जाएगा। ठीक है, और 4 किस्तों में किया जाएगा, हर एक 3 माही में, एक साल में। ठीक है, इन्हें याद हो गया किस में है वर्णित? तो 43, धारा 43। चलिए 48 देखते हैं। 48 क्या बोलता है कि ज़मीन का जो लेखा जोखा है, जैसे कि संथाल परगना में जितनी भी ज़मीन है उस सब का लेखा जोखा कौन तैयार करेगा? तो अनुमंडल तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? अनुमंडल। मतलब किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि संथाल परगना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अनुमंडल में अगर ज़मीन का लेखा जोखा तैयार करना हुआ तो वो किसकी जिम्मेवारी में रहेगा? तो अनुमंडल की जिम्मेवारी में रहेगा। ठीक है, ज़मीन को मौजावार स्थिति से, मतलब ज़मीन को मौजावार तरीके से अगर लेखा जोखा करना हुआ तो उसका कार्यक्रम कौन करेगा? तो अनुमंडल करेगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 50 क्या है? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ना। चलिए 50 क्या बोलता है? लगान में कटौती हो सकते हैं। अब भाई लगान तो हो गया हमें, ठीक है, और लगान का भुगतान हमें क्या करना है? लगान का भुगतान क्या करना है? वस्तु के रूप में नहीं करना है भाई, लगान का भुगतान हमें मनी ऑर्डर के रूप में करना है। ठीक है, अगर भाई लगान का भुगतान, अगर हमें लगान हो गया भाई, और लगान हमारा 3,000 रुपये है, ठीक है, और मैं 3,000 का लगान है और मैं खेती किया, उसमें खेती हुआ ही नहीं क्योंकि उसमें बालू में कंकड़ था। ठीक है, हमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, फसल की औसत मूल्य में गिरावट आ गई, तो उस स्थिति में हम भाई 3,000 रुपये कहाँ से दे पाएंगे? मेरा जो पूरा जो बेच बाच के कितना है, 2,000 रुपये ही है, लगान है 3,000, कहाँ से दे पाएंगे? तो उस स्थिति में लगान में कटौती की जा सकती है। ठीक है, लगान में कटौती करने की जो शर्त है वो देखिए, शर्त क्या है कि अगर मिट्टी में बालू पड़ने पर, जैसे मेरा खेत है, अगर इसमें बालू निकलने लगा, ठीक है, तो बालू निकलने लगा, खेती कहाँ से होगा? खेती होगा नहीं तो हम लगान पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में लगान में कटौती हो सकती है। ठीक है, जैसे 3,000 देना है तो आप 1,000 रुपये दे के निपट सकते हो आराम से, देखिए आ जाओ। दूसरा क्या है कि ज़मींदार के द्वारा सिंचाई उपलब्ध ना किया गया हो। जैसे कि आप ज़मीन पे तो खेती तो करती है, बरसात हुई नहीं, अब ज़मींदार बोल रहा है कि नहीं मैं सिंचाई की सुविधा नहीं दूंगा, तो उससे आपका फसल सूख जाएगा, तो आप कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे ना, आपका उपज ही नहीं होगा, तो फिर आप लगान कहाँ से दे पाएंगे? तो उस स्थिति में भी आपकी लगान में कटौती की जाएगी। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्या है? थर्ड है कि फसलों की औसत मूल्य में गिरावट। भाई मेरे को सब कुछ मिल गया, ठीक है, मेरा मिट्टी भी बढ़िया था, फसल भी बढ़िया हुआ, ज़मींदार भी सिंचाई दिया मेरे को, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब मैं बाज़ार में गया, बाज़ार में गया, वहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ देख रहा हूँ कि मैंने इसमें लागत कितना लगाया? 5,000 लागत लगाया मैंने, और पूरा खेती बाड़ी किया, फसल भी बढ़िया हुआ। ठीक है, 5 क्विंटल फसल हो गया। ठीक है, जब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि 1 क्विंटल का दाम 500 रुपये है, तो 5 क्विंटल का दाम बताइए 2,500 रुपये हुआ, मैं लगाया 500 रुपये हूँ, तो औसत मूल्य में क्या हो गया? गिरावट आ गया, तो मैं कहाँ से दूंगा? बताइए कहाँ से मैं दूंगा? तो उस स्थिति में भी लगान में कटौती की जाएगी। समझ गए आप? ठीक है, अरे आप आराम से समझ जाइएगा, आप बहुत समझदार लोग हैं। ठीक है, चलिए 52 देखते हैं। ठीक है, 52 देखिए, 52 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52 में क्या है देखिए, 5% मेरा बैटरी हो गया। ठीक है, चलिए ये वीडियो खत्म करते हैं, फिर मैं चार्ज में लगा लूँगा। तो क्या है? 52। ठीक है, 52 देखिए, लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड। अगर देखिए, अगर लगान है 5,000, ठीक है, और वो बोल रहा है कि नहीं 5,000 से अतिरिक्त मेरे को 6,000 रुपये दो। ठीक ठीक है, मेरे को 6,000 रुपये दो क्योंकि मेरा ज़मीन ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप उपायुक्त के पास कंप्लेन करिए, और उसके बाद जो जो भूस्वामी है या फिर ज़मींदार है उसको 6 माह का जेल और 500 रुपये जुर्माना। ठीक है, और ये स्थिति कहाँ था? ये स्थिति CNT एक्ट में भी लागू किया गया था। अगर लगान के अलावा अगर आप दूसरा कुछ, लगान के अलावा अगर अन्य चीज़ की वसूली करते हैं तो 6 माह का जेल और 500 रुपये जुर्माना। ये CNT एक्ट में भी था और SPT एक्ट में भी था, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो कितनी धारा में है ये? तो 52 धारा है। ठीक है, धारा 52 में यही उल्लेखित किया गया है कि लगान के अलावा अगर कोई अन्य चीज़ों की वसूली करता है भूस्वामी या फिर जो ज़मींदार है, तो उस स्थिति में अगर आप कंप्लेन करते हैं उपायुक्त के पास, तो भूस्वामी को 6 माह का जेल और 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर दोनों भरना पड़ेगा। ठीक है, 54 देखते हैं। 54, ठीक है, 54 देखिए, देखिए जिसका वो मैंने क्लर किया ना वो इंपॉर्टेंट है, उस धारा को आप याद कर लीजिएगा। और ये जो ये है ना, ये धारा के नंबर को याद कर लीजिए, बाकी सब ये है ना, मिट्टी में बालू, ये सब फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 54 क्या है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, अगर SPT एक्ट में जितने भी नियम होंगे और या फिर जितने भी बदलाव होंगे उसका जो निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार कहेगा कि संशोधन करके उसके नियमावली में चेंज कर दिया जाए तो नियमावली में चेंज हो सकता है। तो क्या है? तो SPT एक्ट में संशोधन करने का अधिकार या फिर नियम बदलने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ज़मीन का लेखा जोखा करने का अधिकार किसके पास है? तो अनुमंडल के पास है। ठीक है, चलिए अब अगर अगर बता रहे हो,
अगर कुछ दिक्कत हो गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हो गया, कोई ज़मीन का पट्टा कहीं पे दूसरे जगह अपील करना है, जैसे कि कोई कोई आपकी ज़मीन को क्या बोलते हैं वो, कपट के जरिए, मतलब कि छल कपट से आपकी ज़मीन को हथिया रहा है या फिर आपकी ज़मीन का उपयोग कर रहा है और आपको पैसा वैसा नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में आप कहाँ अपील करेंगे? मतलब आपको किसी चीज़ का शिकायत करना होगा तो कहाँ, ज़मीन संबंधित किसी चीज़ का शिकायत करना होगा तो आप जाके अनुमंडल में शिकायत कर सकते हैं, अनुमंडल में अपील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, ये 60 में, 60 जो है ये पुनर्निरीक्षण और पुनर्विलोकन, ठीक है, ये पूछा गया है जेपीएससी जो अभी हुआ था ना 2021 में, ये पूछा गया है, ठीक है। तो लिखा हुआ था कि एसपीटी की किस धारा के अनुसार किसी भी अपील या फिर किसी भी वाद में पुनः निरीक्षण किया जा सकता है, यही 7 क्वेश्चन था, ठीक है, पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं धारा 60 के तहत, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए धारा 66 क्या बोलता है, ठीक है, धारा 66 देखिए, धारा 66 क्या है भाई, धारा 66 क्या है, अपील के लिए परिसीमा, अपील के लिए परिसीमा तय की गई है। अगर आप आयुक्त के पास करते हैं, ठीक है, आयुक्त के पास आप अपील करते हैं तो अपील करने के लिए आपके पास 90 दिन है, ठीक है। अगर आप उपायुक्त के पास अपील करते हैं तो आपके पास कितने दिन है, 60। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विल्किंसन रूल, ठीक है, आराम से इसको समझिएगा, एकदम आसान शब्दों में, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप समझिएगा, ठीक है। तो विल्किंसन रूल क्या है वो देखिएगा। तो विल्किंसन के द्वारा बनाया गया रूल को विल्किंसन रूल कहते हैं और ये कितने थे, 31 नियम थे। चलिए मैं इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि को आपको समझाता हूँ। क्या हुआ था, 1832-33 में कोल विद्रोह हुआ और कोल विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, तो विल्किंसन आए थे, ठीक है, विल्किंसन ने कोल विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और उस एजेंसी का एजेंट था वो विल्किंसन को बनाया गया, किसको बनाया गया एजेंट, विल्किंसन को बनाया गया। विल्किंसन को किस लिए बनाया गया, क्योंकि वो जनजातियों की दशा सुधारने के लिए विल्किंसन को बनाया गया था, किसका, तो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का एजेंट, ठीक है। और उन्हें कहाँ नियुक्त किया गया, तो उन्हें कोल्हान के चाईबासा क्षेत्र में भेज दिया गया, ठीक है, पदस्थापित कर दिया गया, ठीक है। किस लिए, तो जनजातियों की दशा सुधारेंगे और जनजातियों में जो विरोध था, किस लिए विरोध उत्पन्न हुआ था, उनकी की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे और जो छोटा मोटा जो निर्णय लेना होगा और जो सुधार करना होगा वो सुधार करेंगे, ठीक है। तो विल्किंसन ने क्या किया, जनजातियों की प्रशासनिक शासन व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पढ़ा शासन व्यवस्था और मुंडा मान की शासन व्यवस्था को आराम से देखा, समझा और उसको बनाए रखने के लिए जो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में थे उनमें उनको ये खत लिखा, ठीक है, अनुशंसा की कि नहीं, इनकी जो पढ़ा शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था है वो सही है, इनको बनाए रखिए, ठीक है, और इनमें हम थोड़ा मोटा बदलाव करके इसको जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जनजातियों की शासन व्यवस्था में विल्किंसन ने 31 नियम और जोड़ दिए, ठीक है। और जो 31 नियम जोड़े ना, उसी नियम को हम विल्किंसन रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये कितने नियम थे, तो 31 नियम थे, इतना आपको याद रखने होगा, ठीक है। विल्किंसन के द्वारा बनाया गया रूल था विल्किंसन रूल। विल्किंसन ने कब किस लिए रूल बनाया था, जनजातियों की दशा सुधारने के लिए, ठीक है। उनमें जो आक्रोश था, विरोध था, वो सबको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको नियुक्त किया था, ठीक है, एजेंट के रूप में कोल्हान चाईबासा में, और उन्हीं का वो अपना दायित्व निभा रहे थे। और उन्होंने विल्किंसन रूल बनाया जो किस क्षेत्र के लिए था, तो कोल्हान क्षेत्र के लिए था, ठीक है। इतना समझ गया, बस इतना ही है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए विल्किंसन रूल से, ठीक है। विल्किंसन रूल से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विल्किंसन रूल के तहत बिहार के क्षेत्रों में अदालतों की कार्रवाई हिंदुस्तानी भाषा में होगी। बिहार क्षेत्र में जो अदालत में जो कार्रवाई होगी वो किस भाषा में होगी, हिंदुस्तानी भाषा में होगी, और बंगाल क्षेत्र में बंगाली भाषा में होगी, ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, अभी नहीं याद रखिए, बिहार में है तो हिंदुस्तानी भाषा, बंगाल में तो बंगाली भाषा में अदालत की सुनवाई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कोल्हान क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाने का श्रेय, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कोल्हान क्षेत्र को, जो कोल्हान क्षेत्र है हमारा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में अंदर लाने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉर्ज फर्गूसन और मेजर रफसेस को जाता है, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए कि ये कोल्हान क्षेत्र पर किसके द्वारा कब्जा किया गया था, तो जॉर्ज फर्गूसन और मेजर रफसेस के द्वारा कोल्हान क्षेत्र को पर आक्रमण करके, ठीक है, उसको ब्रिटिश सरकार में मिलाने का काम किसने किया था, जॉर्ज फर्गूसन और मेजर रफसेस, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और 1833 में विल्किंसन रूल बंगाल रेगुलेशन धारा 13 के तहत लागू किया गया था, इतना आप याद रखिएगा कि जो विल्किंसन रूल था वो किसके तहत लागू किया गया था, तो बंगाल रेगुलेशन धारा 13 के तहत लागू किया गया था। बस इतना याद रखना आपको विल्किंसन कानून से। ऐसे इससे क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं, अगर आ भी गया ना 1-2 नंबर तो आप आराम से टिक कर पाएंगे, कोई इतना मतलब टफ नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं पेशा कानून। पेशा कानून क्या है, तो पेशा कानून 1996 में आया था, ठीक है। और पेशा कानून किस लिए आया था, थोड़ा नीचे देखते हैं। पेशा कानून को हम पंचायत, ठीक है, पंचायत और अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या है कि जो पंचायत है वो किसके लिए है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। और इनको अनुसूचित क्षेत्रों का अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, 1996 में, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, यह कानून
5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी होगा। जो अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए ही है ये कानून, पेशा कानून। और ये क्या है ना, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो जनजातियाँ आती हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, उसी क्षेत्र में प्रभावित होगा। जिसमें क्या है, 5वीं अनुसूची में झारखंड के 13 जिलों और कुछ सीमांत जिलों को शामिल किया गया है। किसमें? तो 5वीं अनुसूची जो जनजाति है उसमें। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि झारखंड के 13 जिलों में पेशा कानून लागू है। ठीक है, और कुछ जो सीमांत जिले हैं ना उनमें भी लागू है। ठीक है, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, और ये वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में ये झारखंड सहित 10 और राज्यों में लागू है। जो पेशा कानून है, जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति होंगे वहाँ उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और उस अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून चलेगा। ठीक है, पेशा कानून के तहत पंचायत चलेगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। और पेशा कानून के तहत झारखंड में 13 जिलों में सरकारें चलती हैं, पंचायत चलती हैं। ठीक है, और कुछ सीमावर्ती जिले में भी पंचायतें चलती हैं। ठीक है, जिनका जो जिक्र है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इतना भी याद रखिए। और वर्तमान में वो झारखंड सहित 10 जिलों में प्रभावी है, मतलब 10 जिले और भी है झारखंड सहित जहाँ पे पेशा कानून चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, गुजरात हो गया, अपना झारखंड हो ही गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश को, महाराष्ट्र हो गया, मतलब जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं वहाँ ये पेशा कानून चलता है। ठीक है, तो इतना खत्म हो गया पेशा कानून। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशा कानून कब लाया गया था, तो 1996 में। ठीक है, अब इन्हें याद रखिएगा। और ये अगर पूछना होगा तो ये भी पूछ देगा कि झारखंड में पेशा कानून के अंतर्गत कितने जिले शामिल है, तो 13 जिले शामिल है। ठीक है, चलिए बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो चलिए आज हम खत्म कर लिए हैं। ठीक है, हमने CNT एक्ट भी खत्म कर लिया और SPT एक्ट भी खत्म कर लिया और जो विल्किंसन रूल था और जो पेशा कानून था उसको भी खत्म कर लिया। ठीक है, अगर आपको सबका नोट चाहिए होगा तो आप हमारे जो नंबर है, ठीक है, ये रुकिएगा, ये जो मेरा नंबर है उस पर आप कॉल करके मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, विथ MCQ आप 40 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बस नोट्स चाहिए होगा तो आप बस 30 रुपये पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं।